बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाजरीन, अगर हम कल के दिन को देखें तो मुल्क भर में कश्मीर के हवाले से यौम इस्तेहसाल मनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी जेल कश्मीर, जहां के अवाम को नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है भारत की तरफ से। 2 साल से वो इस जेल को काट रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक और चाल चली और मासूम कश्मीरियों से उनका हक छीन लिया। और इस तनाजुर में अगर हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में मसला कश्मीर पर उनकी कारकर्दगी को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से आलमी सतह पर इसको उठाया, तो वो आपके सामने है। लेकिन अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत ने अमली तौर पर मसला कश्मीर को उजागर किया, इस पर डिस्कशन के लिए मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में सैयद शोएबुद्दीन साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। फयाज बड़ाई साहब भी स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्कशन के लिए। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। और इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरकी। सर, आपको भी मैं वेलकम करती हूँ इस डिस्कशन में। शोएबुद्दीन साहब, क्या पीटीआई हुकूमत ने अमली तौर पर मसला कश्मीर को उजागर किया है आलमी सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन किया है, लेकिन कुछ मसाइल बाद में आ गए। जब 2019 में ये भारत ने हक़ खुद इरादियत का इख्तियार छीना और उनको अपने मुल्क का जम कर लिया, तो पहले ही कहते थे ना कि ये हमारा टूट अंग है जी, हमारे जिस्म का हिस्सा है, टूट अंग है, ये गाय का वो हिस्सा है जो हमने पाकिस्तान से वापस लेना, बल्कि क्या वो तो पूरा पाकिस्तान ही वापस लेना चाहते हैं। हिंदू तो अब हम सबको हिंदू बनाना चाहते हैं, उनके ख्याल में हम हिंदू हैं, मुसलमान गलती से हो गए थे शायद। तो वो उस वक्त जो इब्तदा हुई वो बहुत अच्छी हुई। पाकिस्तान ने दुनिया भर में आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म का जो अक़वाम मुत्तहिदा का खिताब था वो एक स्टेट्समैन का खिताब था, बिल्कुल। वो किसी ऐसे शख्स का खिताब नहीं था जिसे वजारत खारजा ने एक पर्चा लिख के दे दिया हो कि जाओ ये जाके पढ़ दो वहाँ पे, या उस ओबामा के सामने बैठ के पर्चियां निकाल के सवाल करते रहो, वो नहीं था। और फिर पर्चियां गुड़मुड़ हो जाए बाद में, वो ऊपर नीचे हो जाती है। बिल्कुल। या हो सकता है नंबर लगा दिए 1 2 3 4 5। बिल्कुल बिल्कुल। वजीर आजम बोले और बहुत अच्छा बोले। बिल्कुल। शुरू वो एनवायरनमेंट से हुए थे, लेकिन उसके बाद वो जब मौजू पे आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उस वक्त OIC हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था पहले। बिल्कुल। वो दौर था जब सऊदी अरब, UAE वगैरह हमारे खिलाफ थे, भारत के साथ थे। बदकिस्मती थी कि वहाँ उन दिनों मंदिर बन रहे थे। हजूर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब भी मंदिर बना दिया और दुबई में भी मंदिर बना दिया। वो मुल्क जहाँ पे उन्होंने मंदिर तोड़े थे, बुत तोड़े थे, खाना काबा को बुतों से पाक किया था, वहाँ आज के हुक्मरानों ने मंदिर बना दिए भारत की मोहब्बत में। लिहाजा उस वक्त हमारे साथ वो उस तरह नहीं खड़े थे। OIC भी हमारे साथ उस तरह नहीं थी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान ने हर जगह आवाज़ बुलंद की, वजीर खारजा को हर जगह भेजा गया। सही। लेकिन मेरे ख्याल में एक कश्मीर कमेटी एक हुआ करती थी, वो एक फाल कमेटी थी जिसकी तबाही कर दी मौलाना फजल रहमान ने। बिल्कुल। उन्होंने वो वजीर का इस्तेहकाक तो इस्तेमाल किया, अपनी सारी मुराद ले ली पूरी वफाकी वजीर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन से, लेकिन उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही। हमें भी इस वक्त एक कश्मीर कमेटी का कोई चेयरमैन लगाना चाहिए। सही। कोई एक ऐसा शख्स जो दुनिया के हर दारुल हुकूमत में जाए और उसी जज्बे से बात कर सके जैसे उसका पार्टी चेयरमैन करता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये बहुत ज़रूरी है। आज मैं मानता हूँ ये बात नहीं हो पा रही, वो शायद कोरोना ने जो एक राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं ना, सही, बिल्कुल सही। उसकी वजह से मौजूदा हुकूमत वो जंग उस पैमाने पे नहीं लड़ पा रही जिस तरह से उन्होंने शुरू की थी। आज आप सोशल मीडिया पे, आज आप जब वहाँ बात करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, अपना नेट अपना उसके जरिए, नेट के जरिए वहां पे आप बात कर लेते हैं। सही है। लेकिन जो आपकी प्रेजेंस थी वो अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 1.5 साल में वो खत्म होकर रह गई। लेकिन मसला कश्मीर को उजागर किया है। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे भी है एक अच्छा चेयरमैन कश्मीर कमेटी चाहिए। क्लियर तो कर दे, उजागर किया है
जी किया है, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा फयाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मसला कश्मीर को लेकर? खारिजा पॉलिसी जो है वो हमारी कैसी है? क्या अमली तौर पर मसला कश्मीर को उजागर किया मौजूदा हुकूमत ने? हमारा जितना पाकिस्तान को बने अरसा हुआ है, मसला कश्मीर भी उतना ही पुराना है और हमारा एक ही मुतालबा है शुरू से कि मसला कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरियों को हक के राय दही मिलना चाहिए, उनकी अपनी मर्ज़ी से फैसला करने का हक मिलना चाहिए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। दूसरी तरफ जो जब से ये मसला शुरू हुआ है, आप जानती हैं कि तहरीकें चली हैं, इनफरादी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर भी कश्मीर में लोगों ने भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। सही। और उनके साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह उन्हें शहीद किया गया है, जिस तरह उनके साथ उन्हें अपाहज किया गया है, जिस पर उन पर हयात तंग कर दी गई है। आप जानती हैं किन मुश्किलात से कश्मीरी गुजर रहे हैं, उसकी तारीख भी इतनी ही पुरानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब से मोदी सरकार आए, आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो एक लीगल काम शुरू किया है, कानूनी तौर पर उन्होंने जो उनका एक स्टेटस ख़त्म कर दिया, जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था, जो थोड़ा सा अलहदा स्टेटस था, उसको भी ख़त्म कर दिया। ये जिसके लिए कल हमने जुलूस निकाले, हमने जलसे किए, हमने तकरीरें की और अभी जो शेख साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े बड़े फोरम पर तकरीरें की। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने प्रैक्टिकली कोई ऐसा स्टेप उठाने में कामयाब नहीं हो सकी कि मोदी सरकार पर उन पर कोई फोर्स किया जाए, उन पर दबाव डाला जाए। उसकी वजह मजबूरियाँ भी हैं। आप जानती हैं, शोएब साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि अब दुनिया मुफादात की हो गई है। सही। सऊदी अरब का भी अपना मुफाद है, ईरान का भी अपना मुफाद है, चीन का भी अपना मुफाद है। और ये कश्मीरियों की बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि वो जितनी मुश्किल और मसाइल से गुजर रहे हैं, दुनिया में उतना हाईलाइट नहीं हो रहा। आप देखते हैं कि अमेरिका में एक काला कत्ल होता है और पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के साथ इस हवाले से इंसाफ नहीं हो रहा। जितना जुल्म हो रहा है, ना तो मीडिया उस पर कुछ शोर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, और ना ही जितना प्रॉपर उनको मिलना चाहिए, उन पर जितना जुल्म हो रहा है, जितनी ज़्यादती हो रही है, उसका पूरा हक नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ कभी प्रैक्टिकली हम जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, UN है, वो तो दूर की बात, हम जो हमारी OIC है, जो इस्लामी मुल्कों की तंजीम है, उसमें भी हम बाकायदा तौर पर इसको टेबल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो कश्मीरियों के हालात हैं और जिस तकलीफ़ में उसको देखते हुए और जो भारत की जा रही है, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अभी हम दबाव नहीं डाल सकते। तो ये नज़र आ रहा है कि हमारी जो हुकूमत है अभी प्रैक्टिकली अमली तौर पर कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकी कि हम कश्मीरियों के कहेंगे हमने उस मसले को सही मायने में उठाया है। ठीक होगा। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुमेरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। और मैं ये कहूँगा कि देखें, जो गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी है, मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर सिमत में जा रही है। और उसका सबसे बड़ी जो मिसाल है, जो हालिया मिसाल मैं देना चाहूँगा, वो अभी जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और जिस अंदाज में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को मुंतखब किया गया है, अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब को, आप देखेंगे वो एक अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की तरफ से मुंतखब हुए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बगैर किसी दबाव में आए, चाहे वो बैरिस्टर सुल्तान साहब की लॉबी का हो या सरदार तनवीर इलियास साहब की लॉबी का हो, किसी भी दबाव में आए बगैर अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर आज़म बनाना न सिर्फ उनके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के इस विजन की सबूत है कि वो कश्मीर को मेरिट के ऊपर देख रहे हैं, कश्मीर के मसले के हल के लिए उस शख्स को आगे लाना चाहते हैं जो कश्मीर की आवाज़ बने और कश्मीर के मसले के हल में अमली तौर पर किरदार अदा करे। और इस हवाले से जो है वो अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब का जो इंतखाब है वो बड़ा बेहतर इंतखाब नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि उससे कश्मीर की तहरीक आज़ादी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और कश्मीर की आज़ादी जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। और कय्यूम नियाज़ी साहब ने खुद भी कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी जो है वो मेरे दौर में हो और मैं कोशिश करूँगा जो मैं कर सका। तो इस हवाले से काफ़ी खुशाइंद स्टांस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और फॉरेन ऑफिस का। और इस हवाले से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं वो मैं इसको सराहता हूँ और मेरा ख्याल है कि मजीद एफर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है। बहुत सारी एफर्ट मजीद होनी चाहिए फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, कमर्शियल लेवल के ऊपर, मीडिया के ऊपर। लेकिन डायरेक्शन अब बहुत बेहतर है। वो जो पिछले 20-25 साल से खामोशी सी थी हमारी फॉरेन पॉलिसी में, उससे बहुत बेहतरी आ गई है। जी ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। बरतानिया ने मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनके वीज़ा में तौसी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ की बरतानिया में 6 माह क़याम के वीज़े की जो मुद्दत है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और उनके पासपोर्ट की मुद्दत जो है वो 16 फरवरी 2021 को पहले ही ख़त्म हो चुकी है।
क्योंकि उनके पास सिफारती पासपोर्ट था वजीर आजम की हैसियत से। अब या तो वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करेंगे, वहां से भी अगर मुस्तरद हो जाती है तो उस सूरत में वो बरतानवी अदालतों से रुजू करेंगे। इसके अलावा उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाने का फैसला भी मौजूदा हुकूमत का ही था। हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे? शुएब साहब, वो एक दफा पहले भी मुल्क छोड़ गए थे, तब जेल में थे, उनसे जेल नहीं बर्दाश्त होती। वो नाजुक आदमी है, बहुत नाजुक आदमी है। सही। उनसे थोड़ी सी भी जो सख्ती है ना, वो माहौल की सख्ती, मैं को डंडे वाले मारने की बात जी जी जी, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाते वो। तब उनकी अहलिया ने वो सारे मामला तय किए थे सऊदी अरब के साथ, और वो एक रात को उस बंदे को भी जो उनका साथी साथ वाली कोठरी में था उसे बताए बगैर चले गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी को, कोई किसी दोस्त को जो उनके साथ जेल काट रहे थे, उनके साथ वाले कमरों में थे, उनको भी बताना गवारा नहीं किया था कि मैं रात को इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ। और वो चुप करके निकल के सऊदी अरब चले गए थे, उस महल में जहाँ वो रहे। तो उनके लिए ये को पाकिस्तान से बाहर रहना कोई नई बात नहीं है। सही। अब भी लंदन में वो उन घरों में क़याम पजीर हैं जिनके होने का वो इनकार करते रहे हैं। एग्जैक्टली। कि मैं तो मालिकियत ही नहीं है। अब ये घर हैं, अब वो ओन भी हो रहे हैं, अपने भी हैं, मानने गए हैं, वहाँ पे रह भी रहे हैं उन्हीं घरों में। फिर वो जहाँ जिस हालात में यहाँ से गए थे, तब भी तो एक एयर एम्बुलेंस ही आके यहाँ से उनको लेके गई थी ना। बिल्कुल। और अस्पताल का बिस्तर और जहाज में बैठे हुए नवाज शरीफ की तस्वीर, खाना खाते हुए, जमीन आसमान का फर्क था। खाबे खाते हुए जमीन आसमान का फर्क था। नवाज शरीफ वहाँ पे अपनी एक्टिविटी एज ए तंदुरुस्त आदमी, एक बिल्कुल फिट आदमी के तौर पे जारी रखे हुए हैं। सही। वो आपको पोलो क्लब में भी नजर आएंगे, वो आपको पिज़्ज़ा खाते भी नजर आते हैं। बिल्कुल। एक बीमार आदमी, मैं तो पिज़्ज़ा खाए हुए अरसा हो गया, मगर बच्चे मंगा भी लें तो चख के सिर्फ अपनी कसम पूरी कर लेता हूँ। शुएब साहब वो कितने सेहतमंद हैं, आप अपने आप को देखें और नवाज शरीफ साहब को देखें। मेरा भी बाईपास हो चुका है, ये चखते भी पूरा मैंने भी अपना सीना खुलवाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर मना करते हैं। अच्छा। मुझे भी शुगर है। कुछ पेशेंट होते हैं ना शुएब साहब, वो नहीं मना होते, वो कहते नहीं हमने बोलो, आपको उनके खाने का अंदाजा ही नहीं है। वो पाए खाते हैं, वो खाते हैं, जुबान खाते हैं, वो कुछ खाते हैं। बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अस्पताल में वहाँ इलाज नहीं कराया। सही। उनके इलाज का कोई सबूत कभी उन्होंने पाकिस्तान को फराहम नहीं किया। उनकी इसी वजह से पाकिस्तान की अदालतें उन्हें एब्सकॉन्डर करार दे चुकी हैं। सही। सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने अदालतों को नहीं बताया कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल है कि उन्हें अगर वहाँ से निकलना है, नंबर एक ये है कि वो आम पाकिस्तानी नहीं है जिनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, जहाज में बिठाएंगे, एक दो अदद इमिग्रेशन के अफसर साथ बैठेंगे, हैंड कफ करेंगे और इस्लामाबाद ला के हैंड कफ खोल के इमिग्रेशन के हवाले कर देंगे, लो जी पढ़ो अपना बंदा। सही। ये उनके साथ नहीं हो सकता। वो वहाँ पे खसूसी हैसियत में रह रहे हैं। अब उन्होंने जाना है, उन्हें कबूल कौन करता है, असल बात ये है। क्योंकि जो कबूल करेगा उसके लिए उनका पासपोर्ट मैटर नहीं करता। सही। अगर सऊदी अरब से एक वहाँ पे कोई तैयारा आ जाता है, अगर यूएई कोई तैयारा भेज देता है और कतर कोई तैयारा भेज देता है, क्योंकि कतर तो पहले लेटर लिखने को भी तैयार था। बिल्कुल ऐसे है। तो अगर इनमें से कोई तैयारा भेज देता है अपना, तो बरतानिया को क्या तकलीफ है, वो कहेंगे ले जाओ, ठीक है, उनके मुल्क से तो कोई भी चला जाए। लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर और मुल्क चले जाएंगे अगर ये सारी सूरत हाल पेश आती है। अगर आए तो वो 2018 की तारीख दोहराएंगे। अच्छा। जब इलेक्शन में अपनी पार्टी को कुछ सीटें दिलवाने के लिए वो इलेक्शन से पहले पहुंच के सीधे जेल चले गए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। अपनी बेटी के साथ। लेकिन अभी इस तरह की सूरत हाल कोई नजर नहीं आती। बीवी छोड़ आए थे सिर्फ अपनी पार्टी को ये बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान में अपने वर्कर्स को ठीक हो गया। जेल चले गए थे। बिल्कुल सही। क्या वो 2023 से पहले पाकिस्तान आएंगे, इलेक्शन के लिए आएंगे, वो उस वक्त देखा जाएगा। और उस वक्त ये शुएब साहब उस वक्त पार्टी की सूरत हाल भी तो देखना पड़ेगी कि क्या होती है। बिल्कुल सही। कौन कौन उनका उम्मीदवार है और कौन कौन छोड़ गया है। सही होगा। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? शुएब साहब ने तो ना कर दी। हमारा शुएब साहब आज डंडी मारेंगे तो सही बात नहीं बताई। अच्छा। असल में जब आज कल मैंने ट्वीट देख रहा था मरियम औरंगजेब का, तो वो कह रही थी कि हमने तिब्बी बुनियादों पर तौसीक की अपील की थी वीज़े में, जो नहीं हुई।
यानी कि उनको बीमार ही नहीं माना जा रहा। उनको आज कहना चाहिए था, उनको सही बात करनी चाहिए, ट्वीट करना चाहिए था कि इमरान खान जालिम नहीं है, बहुत मेहरबान इंसान है और इमरान हुकूमत भी बहुत मेहरबान, हमदर्द और मोहब्बत करने वाली और मियाँ साहब का ख्याल रखने वाली। जिसने जाने दिया। आप देखें ना जब मियाँ साहब यहाँ बिल्कुल यही पॉइंट है। देखें ना जब बीमार हुए तो कितनी जल्दी लैब की टीमें आ गई, उनके टेस्ट हुए, रिजल्ट आ गए। इवन काबीना का इजलास होगा और जो मेरी इतलात है शोएब साहब भी एग्री करेंगे, कई वजीर जो हैं, कई वज़रा जो हैं, वो आप दीदा हो गए जी, ये देखें ये कि कहीं मियाँ साहब कुछ चीखे चलाए भी थे सर। तो मियाँ साहब जो है बिल्कुल मतलब बहुत हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए थे और हुकूमत ने बिल्कुल नरमी से और मोहब्बत से कहा ठीक है आप जाएँ। अब इसी बुनियाद पे जब उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया है लंदन में, तो और उन्होंने बताया है कि जनाब हम ये बीमार हैं, ये हमने यहाँ हार्ट की सर्जरी भी कराई हुई है, हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और आप हैरान होंगी कि वो लोग जो जानवरों को प्रोटेक्शन देते हैं उन्होंने उनकी तोसी नहीं, क्या बात है, उनके नज़दीक ये बिल्कुल 100% फिट है। शुक्र है आपने दूसरी बात नहीं कहती जो मैं सोच रही थी। तो मैं ये समझ अब आगे देखें, अभी वो अपील में जाएंगे तो अपील में उनके वकला के पास मैं समझता हूँ एक ही पॉइंट है जी जी, वो ये साबित कर दे कि मियाँ साहब लंदन में तो फिट है, लंदन में इनकी सेहत भी अच्छी है, लेकिन जो ही ये पाकिस्तान में जाएंगे तो इनके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, वहाँ का जो माहौल है इनको साजगार नहीं है और इनकी जान को फिर खतरा हो जाएगा। अगर वो ये पॉइंट इस्टेब्लिश कर दें कि पाकिस्तान में जाने से वहाँ पे इनकी जान को दोबारा खतरा हो सकता है और वहाँ की हुकूमत ने कहा है वो उन पर बड़ी मेहरबान है, तो अब तो उन्होंने कहने मैं समझता हूँ सब माजरत आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ वो 3 दफा वजीर आजम रहे वहाँ उनकी सेहत खराब हो जाएगी। जाहिर आपने इसलिए तो बाहर भेजा, आपने इसलिए तो बाहर भेजा, आप ये पंजाब हुकूमत की नाहिल है कि वो बाहर गए। तो वही तो बात कहना चाह रहे हैं ना कि आज सब बात ही यही कर रहे हैं कि ये बात है जो आप रख गए, आपने बताई नहीं। हुकूमत ने इसलिए तो भेजा है, उन पर मेहरबानी की है और मैं समझता हूँ आज तो उसको ट्वीट करना चाहिए था कि अंग्रेज एक जालिम साम्राज्य है और अंग्रेज ने वही जुल्म किया है नवाज शरीफ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये वापस नहीं आएंगे और वो सुमेरा जितने भी दाव है ना वो अभी तो लीगल प्रोसीजर में है, उसके बाद वो सियासी पनाह भी तलब करेंगे। बिल्कुल अगला पॉइंट यही डिस्कस हो रहा है। वो वापस नहीं आएंगे, वो सारे दाव पेच खेलेंगे। सुमेरा एक छोटा सा जुमला रह गया था जी जी, वो फयाज साहब भी शायद पता नहीं क्यों भूल गए कि वो जब गए थे तो वो सौदा करके गए थे और उनकी जमात ने उसके बाद जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। ठीक हो गया जी। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे इस तमाम सूरत-ए-हाल में? जी सुमेरा, ये तो बड़ा कसौटी वाला सवाल है कि क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। ब्रिटिश लॉ के मुताबिक तो उनकी जो फर्दर एक्सटेंशन टू रिमेन है, यानी कि मतलब जो दरखास्त होती है कि मुझे मजीद रहने दिया जाए, वो तो रिफ्यूज हो गई है और फर्दर लीव टू रिमेन के रिफ्यूज होने का मकसद ये है कि अब उन्होंने अपील की है, अपील के अंदर इनको फिर 4-6 माह का टाइम मिल जाएगा। उस अपील के बाद ये उसकी भी एक अपील या जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। तो इस हवाले से कानूनी तौर पर तो नवाज शरीफ साहब अभी भी साल एक तो बड़े आराम से वहां गुजार सकते हैं, ये एक कानूनी पहलू है। सियासी पहलू ये है कि एप्लीकेशन के रिफ्यूज होने से नवाज शरीफ साहब को जो नुकसान है वो ये है कि अगर अब वो वापस आते हैं तो वो इस बेस पे नहीं आ सकते जी कि वो अवाम के कहने पर आए हैं या मुस्लिम लीग नवाज की जरूरत थी तो वो आए हैं, बल्कि अब हर शख्स को जिसको कहते हैं वाशगाफ तौर पर पता होगा कि ये नवाज शरीफ साहब इसलिए आए हैं कि उनको वहां पर अब रहने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और उनके लिए रहना मुश्किल होता जा रहा था। इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं कि वो किसी और मुल्क चले जाएंगे और किसी और मुल्क को कोई और मुल्क उनको रख लेगा। तो डिप्लोमेटिकली मैं आपको बताऊं कि ये नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है और अब उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स टू ट्रैवल ही मिल सकते हैं। इंग्लिश लॉ के मुताबिक भी और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां कर आपकी रेजिडेंसी खत्म हो गई है तो पाकिस्तान का कानून और ब्रिटेन का कानून दोनों ये कहते हैं कि दे शुड कम बैक टू देयर होम लैंड, देयर होम कंट्री, और उसको उनको सिर्फ अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वैलिड होगा। और इस हवाले से अनलेस कि कोई मुल्क उनको शहरियत दे दे और उस मुल्क की शहरियत कबूल कर लें और उस मुल्क के पासपोर्ट पे सफर करें, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के पास अब कोई हल नहीं कि वो पाकिस्तान वापस ही आए। लेकिन अभी भी वो जिसको हम कहते हैं कि घसीटते घसीटते साल एक गुजार सकते हैं अगर उनकी अपील रिफ्यूज भी होती रही, यानी मतलब रद्द कर दी गई, और अगर एक्सेप्ट कर दी गई तो फिर वो
मजीद कानूनी तौर पर भी रह सकेंगे। अभी नवाज शरीफ साहब का जो कयाम इंग्लैंड में है वो कानूनी है, उसमें कोई गलती नहीं है, और इस हवाले से मैं समझता हूं कि हमें बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी जवाब आ गया। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर। तकरीबन 1 माह का अरसा जो है वो बाकी रह गया है अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला की डेडलाइन खत्म होने का अफगानिस्तान से, और तालिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान पर काबिज होने की कोशिश में भी है। और इस सूरत हाल में अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक बार पहले भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान को, जब अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए और हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। और इस वक्त जो अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल से घबरा कर अगर अफगानिस्तान से कुछ लोग पाकिस्तान हिजरत करना चाहें तो क्या होगा? इस सूरत हाल पर हम अपने पैनल से डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में अफगान मुहाजिरीन की आमद रोकनी चाहिए। शुएब साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आमद रोकने का बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा, अब इस वक्त सिर्फ चंद गांव ऐसे हैं जो कि सरहद के ऊपर हैं, वो दोनों तरफ हैं, वहां पे बाढ़ नहीं लगी अभी तक, ठीक है। वरना हमने तकरीबन 90% से ज्यादा बाढ़ लगा ली है। अभी जो पीछे वहां पे हालात खराब हुए तो उनके कुछ फौजी जो सरकारी फौज है जी जी अफगान हुकूमत की, उनको अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ा। 2 वाकयात हुए, लेकिन दोनों जगह उन्होंने पाकिस्तान की फौज से मदद मांगी, लिहाजा उनको गेट खोल के बुलाया गया और फिर वापस दोबारा भेज दिया गया महफूज हाथों में तालिबान से बचाने के लिए। तालिबान बहुत ताकतवर हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज उन्होंने जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम का घर जला दिया, बिल्कुल ऐसे, बदले सबसे बड़े मुखालिफ का, जिसने कि पिछले टेन्योर में उनको सबसे तंग किया था, उसका घर उन्होंने जला दिया। आज वो वहां पे उस पर काबिज हो गए उस शहर के ऊपर। तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने इस वक्त तकरीबन अपना किरदार इंडिया को सौंप दिया है। सही, तालिबान पे बमबारी इस वक्त इंडिया कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन पायलट वहां पे ये काम निभा रहे हैं। ये जो इससे चल रहा था ना कि अमरीकी तैयारे उड़ के आते हैं, अमेरिका कहाँ से तैयारा लेके जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ना काजाकिस्तान, ना उज्बेकिस्तान, ना ताजिकिस्तान, वहां से तो कोई उनको एक्सेस नहीं है। रशिया खुद आके ताजिकिस्तान में बॉर्डर पे बैठ गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया कि कोई अड्डा नहीं आपको मिलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। अब इस सूरत हाल में इंडिया वो किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो अपना 31 अगस्त के बाद जो खाली जगह है, वो जो बूट अमेरिका छोड़ के जाएगा उसके अंदर अपने पैर घुसा ले। ठीक है, पर अमेरिका के जूते जो हैं वो बहुत बड़े हैं, अमेरिका तो हिंदुस्तान के पैर बहुत छोटे हैं। सही है। इस मसला ये है कि हम उनकी आमद रोक सकते हैं, वो इसलिए कि हमारे पास बाढ़ लगी हुई है। ठीक है, हम उनकी मजीद तादादियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे बेहतर अंदाज में ईरान ने अफगानिस्तान के मुहाजिरीन को रखा था। ठीक है, उन्होंने बाउंड्री लगा के, बार वायर लगा के बंद कर दिया था उनको। उस कैंप के बाहर जाने की किसी शख्स को इजाजत नहीं थी। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अगर 50 लाख आए तो वहां 10 लाख आए होंगे, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने रखा था। मैं उस जमान वहां पे गया तो हर बस तफ्तान से लेके मशहद तक हम गए तो हर 30-40 किलोमीटर बाद बस रोक के फौजी चढ़ाते थे, नौजवान लड़के, और वो चेक करते थे कि सफर करने वाला कौन है, कोई अफगानी तो नहीं है। ठीक है, हमने उनको पाकिस्तान में हर जगह आजाद फिरने का, रहने का, शनाख्ती कार्ड लेने का मौका दिया। ठीक है, इस वो बार पाकिस्तानी बन गए। इस बार हमारा वो जेस्चर नहीं दोहरानी चाहिए। ठीक हो गया, वो अपने मुल्क में रहें। सही है, अपने मुल्क में सरहद पर उनके लिए कैंप कायम कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। जी फियाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आमद रोकनी चाहिए? शेख साहब ने सही कहा है कि जो हमने गलतियाँ की जब रशिया आया अफगानिस्तान में, तो उसमें ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने बगैर किसी रुकावट के अफगानी को अपने मुल्क में आने दिया। बिल्कुल, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया, कोई उनके लिए कैंपिंग नहीं की, उनको किसी जगह महदूद नहीं रखा, बल्कि वो चंद माह में ही पूरे मुल्क में फैल गए, मुख्तलिफ शहरों में चले गए, और उसका नुकसान, उसका जो खमियाजा है वो आज भी हम भुगत रहे हैं। अभी भी बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो अफ़गानी हैं, वो हमारे मुल्क में हैं, बल्कि उन्होंने तो अपनी
शनाख्त भी बदल लिया, वो पाकिस्तानी बन के। बिल्कुल। इस वक्त जो शुमारा अफगानिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ अंधी जंग चल रही है, कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं। बस क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अफगान गवर्नमेंट कह रही है कि हम जीत रहे हैं, तालिबान अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह का वहाँ पे जितनी मतलब सेफ हो गए हैं, अनसेफ लोग हो गए हैं, वो सिर्फ अफगानिस्तान के लोग ही जानते हैं। सही। और 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो जितने भी इर्द गिर्द के मुल्क हैं, चाइना, ईरान, अभी तक शुनीद नहीं है कि किसी मुल्क में वो जा रहे हो, तकरीबन सब ने अपनी सरहदें क्लोज की हैं। ठीक हो गया। और तालिबान की भी आप पॉलिसी देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर सरहदों की तरफ मूव कर रहे हैं। तालिबान की भी ये कोशिश है कि लोग दूसरे मुल्कों में ना जा सकें। तो मुझे तो अब जो सारा सिनेरियो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये अब अफगानिस्तान के अंदर एक जंग होगी, अब ये भागेगी नहीं कहीं भी। पाकिस्तान का जहाँ तक तल्लक है, और अमेरिका की ख्वाहिश भी हो सकती है कि यहाँ अफगान मुजाहिदीन को या अफगान के पीपल्स को आने की इजाज़त दी जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बाहर से ज़्यादा एक पॉलिसी बना लिया है, ठीक है, कि अगर हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे तो हम अफगान मुजाहिदीन को या अफगान लोगों को अंदर भी नहीं आने जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इस पर पूरी सख्ती से अमल करना चाहिए कि वो ना आए, उनकी आमद को रोकना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की जंग का अब हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर अफगान महाजरीन हमारे मुल्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं तालिबान हम पे शक करेंगे, कहीं ना कहीं अफगान गवर्नमेंट हम पे शक करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें इनकी एक तो इन पे बोझ नहीं पड़ेगा जो पहले ही बोझ है, और दूसरा ये है कि सियासी तौर पर जो इनकी पोजीशन है, जो स्वार्थी सतह पर इनकी सोच है, उसको भी तकवीत मिलेगी कि हम अफगान जंग में गैर जानबदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको प्रैक्टिकली स्टेप लेना चाहिए कि वो उनकी आमद जो है वो मुमकिन ना हो, रोकना चाहिए। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अफगान महाजरीन का जहाँ तक बात है, आप ये जानती हैं कि पाकिस्तान ने लाखों 40 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन तो अभी भी पाकिस्तान में मुकीम है, और ये तादाद एक ज़माने में 80 लाख के करीब चली गई थी। सो पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से मतलब हमेशा से होस्ट किया है, लेकिन मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बॉर्डर सील करके रखना है, महाजरीन की आमद को नहीं रोकना, लेकिन लीगलाइज तरीके से करना है, जैसे यूरोप में है, बाकी दुनिया में होता है। ये नहीं कि आप जनाब सैलाबी रेले की तरह आप महाजरीन आते रहें और पाकिस्तान को ना सिर्फ इकोनॉमिकल नुकसान हो, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सलामती और जो दूसरे अमूर हैं, दहशतगर्दी, उन सब के लिए ये महाजरीन खतरा बनते जाएं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को मोहतात तो रहना है, और अमेरिका का या अफगान हुकूमत का कोई भी अगर मुतालबा है कि जी बाढ़ को ख़त्म किया जाए या किसी इलाकों से खोली जाए, तो उसको मानना अभी नहीं बनता। इसकी वजह यह है कि दुनिया में कहीं भी महाजरीन कहीं से भी आते हैं तो उनकी लीगलाइज चैनल से आमद ही जो है वही मुस्तनद तरीका है, और उसी हवाले से उनको आना चाहिए। ये बात गलत होगी कि पाकिस्तान जनाब किसी भी दबाव में आकर तो महाजरीन के रेले आए और पाकिस्तान उसको वेलकम करे। अब हालात में मुश्किल है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान अब मज़ीद किसी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन बड़ा क्लियर है कि किसी भी हालत में अफगान जंग का हिस्सा नहीं बना जाएगा, अमन का हिस्सा बना जाएगा। तालिबान के साथ पाकिस्तान को नथी करने की कोशिश की जा रही है, जो कि भरपूर तरीके से नाकाम होगी, और तालिबान जिस अंदाज में अपना फतह कर रहे हैं या पेशकदमी कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है, और दुनिया को तालिबान की हकीकत को मानना पड़ेगा, उनकी ताकत को मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो वो चीखता रहा कि अमेरिका के जाने से पहले तालिबान के साथ कोई सेटलमेंट कर लें तो बेहतर है, उसको अमेरिका ने ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, और अफगान हुकूमत, अशरफ गनी और अब्दुल्ला को इसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। और अगर वो समझते हैं कि वो ताकत के बल पर अफगान तालिबान का इस तरह खात्मा कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत है, इससे बड़ा नुकसान होगा। अफगानिस्तान आगे ही खाना जंगी की तरफ जा रहा है, तो तमाम फ्रीकैन को मिल बैठकर तहम्मुल से अफगान मसले का हल ढूंढना है। पाकिस्तान जहां तक मुमकिन हुआ मदद करेगा, लेकिन महाजरीन के रेले पाकिस्तान में आने ना पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, ना अफगानिस्तान के लिए, और ना पाकिस्तान के अमन के लिए। ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया इसके ऊपर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। डेल्टा वेरिएंट किस्म का जो वायरस है वो एक्टिव हो चुका है, और इसको कोरोना की जो चौथी लहर कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा ये वायरस जो है वो हमें सिंध में इसके केसेस नज़र आ रहे हैं, और सिंध में भी इसको रोकने के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं। अगर आज के हम नंबर्स की बात करते हैं तो 4000
745 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में और 67 अफराद जो है इससे मुतासिर होकर इंतकाल कर चुके हैं। सिंध की सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां 8 से 9 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन किया गया और अब पंजाब में भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो उसकी सूरत हाल है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश भी की जा रही है। अगर हम थोड़ा सा माजी में देखते हैं, माजी करीब में, तो इससे पहले जितनी भी 3 लहरें गुजर चुकी हैं उसमें जो भी इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इस वायरस को लेकर उसको आलमी सतह पर सराहा भी गया है। अब सवाल यह है इसको लेकर के क्या कोरोना वबा की चौथी लहर से बेहतर अंदाज में निपटा जा रहा है? शुएब साहब, देखिए, जो निपटने का मसला है उसमें सबसे अहम चीज है वैक्सीन। ये तो अब नजर आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है वो मुतासिर तो होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगियां बच जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस उतने खतरे में नहीं है जिस तरह एक शख्स जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई। सही। कराची वाले, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े हद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे। वहां पे लोग इसके खुला मुखालफत कर रहे थे। ऐसा ही। और SOPs की जितनी खिलाफ वर्जी कराची में थी, पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं थी जितनी वहां थी। ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को यह कहना पड़ा कि हम आपकी सिम बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। देखें कितने अफसोस की बात है कि हमने एक मोबाइल सिम के लिए अपने आप को वैक्सीन लगवाने पर तरजीह दी है। सर 10 लाख लोगों ने भी लगवाई है। रोजाना नहीं, अब रोजाना 11.5 लाख तक पहुंच गए पूरे पाकिस्तान में ना। कराची में कल परसों भी 2.5 लाख था तकरीबन सिंध में। तो वो 2,90,000 में से 1,90,000 कराची था, 90,000 1 लाख बाकी सिम था। और ये सारे सिम वाले थे। अब वो हैं जिनको सिम जिनकी सिमें हैं ना। एग्जैक्टली। तो कितने अफसोस की बात है कि हम अपनी जान के खौफ से नहीं, हाँ जी, सिम के खौफ से लगवा रहे हैं। Exactly. आज लोगों को तनख्वाह के खौफ से वैक्सीन लगवानी पड़ रही है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। शुएब साहब, हमारा तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मकसद गवर्नमेंट ने एक सही रुख इख्तियार किया है। एक नुक्ता ऐसा पकड़ा कि जहाँ पे सबका दिल कांपने लग पड़ता है कि मैं क्या करूंगा इस मोबाइल के बगैर। ये करना पड़ा। लेकिन बात यही है कि इस वक्त जो हालात आ चुके हैं वो बेहद खौफनाक है। ठीक है, बेहतर डेल्टा वेरिएंट जो है, मैं आज भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता रहूंगा, ये हमारी इमिग्रेशन और एयरपोर्ट हुकाम की वजह से फैला है। बिल्कुल ऐसा ही। पिछला कोरोना जो था वो ईरान से उस वक्त एंटर हुआ था जब ईरानी सरहद से आने वालों को बगैर रोक टोक निकाल दिया गया। exactly. और जिन्हें रखा गया वो भाग निकले। यहाँ हमारे ऐसे है कि हमारे इतना क्वारंटीन नहीं किया जाता बाहर से आने वाले लोगों को। आप किसी भी और कंट्री में चले जाइए तो पूरे 14 दिन का चंद रुपयों की खातिर बिल्कुल ऐसा ही वो इमिग्रेशन हुकाम ने छोड़ा। और इस दफा यही कराची एयरपोर्ट पे हुआ है। बरतानिया से आने वालों को बगैर रोक टोक मुल्क में दाखिले की इजाजत दी गई है। ठीक है। और उन्होंने कराची में डेल्टा वेरिएंट फैला दिया। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट को उन लोगों को भी चेक करना चाहिए वो कौन लोग हैं। ठीक है, बेहतर तो एयरपोर्ट पे चेक करें। वो अब वो कहेगी सिंध हुकूमत कि जी हमारा कसूर नहीं है। मैंने ये बहस सुनी है। अच्छा। कि जी हमारा कसूर नहीं है, वो तो वफाक का एयरपोर्ट। बिल्कुल बकवास है। ठीक है, लेकिन आप तो एहतियात कर सकते हैं ना, SOPs को फॉलो कर सकते हैं। जो वहां से निकलते हैं उनको डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में रखा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, बेहतर अंदाज में निपटा जा रहा है हुकूमत की तरफ से? जा रहा है लेकिन सही तरह नहीं। सर फिर कोई क्लियर जवाब दीजिए, है या नहीं? मैं कह रहा हूं कि निपटने की कोशिश सही की जा रही है। सही की जा रही है। ठीक हो गया। फयाज साहब। शुएब साहब कोरोना की बात करते करते भी रोमांस ले आते हैं। क्या खूबसूरत लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। मकसद कहने का मकसद ये था कि ठीक है, अगर सिम बंद होती है तो अगर वैक्सीनेशन लगवाएं तो अपनी जान जाएगी ना, और अगर सिम बंद होगी तो दूसरी जान से आपका टूट जाएगा, है ना शुएब साहब? ऐसे यही खौफ ही नजर आ रहा है इस वक्त। जबरदस्त है। तो मैं सारे इस माहौल में से मुझे अच्छी बात इस वक्त नजर आ रही है कोरोना के हवाले से जी जी कि लोगों में रुझान बढ़ रहा है वैक्सीन लगवाने का। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, चाहे जिस वजह से भी है, लेकिन बढ़ तो रहा है। पेश आ रही है। लेकिन अब वो लोग, वो छोटे लोग, वो तबके जिनका हम अक्सर दूसरे पहले प्रोग्रामों में जिक्र करते रहे हैं कि वो इसको लाइट समझते हैं, मजाक लेते हैं। अब मैंने देखा है, लोगों से मिला है, पूछा है,
तो लोग जो है ना उस तबके के लोग भी अब समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी खबर है। और मैं समझता हूँ कि जब अवामी सतह पर लोगों में ये शऊर आ रहा है कि हाँ हमने अपने आप को वैक्सीनेट करना है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मूव है पूरी कौम की तरफ से कि हमने इस गवर्नमेंट के स्टेप्स तो अपनी जगह, लेकिन ये एक अच्छी मूव है अवाम की तरफ से कि यस हमने इसको इसको काबू करना है और हमने अपने आप को सेफ बनाना है और हमने वैक्सीन सेंटर जाना है। तो ये जो ज़्यादा रश देखने आ रहा है जिस सतह पे लोगों को लग रही है, तो हमारा मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है और हम सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मौजूदा हुकूमत जो मौजूदा लहर है कोरोना की उससे बेहतर अंदाज में निपट रही है? जी, कोरोना की चौथी लहर जो है सुमेरा मतलब अलार्मिंग तो है, ख़तरे की घंटी है, लेकिन ये है कि साथ साथ मैं अपने तौर पर ये ज़रूर कहता हूँ कि एकदम से बेइंतहा पैनिक नहीं होना चाहिए कौम को, और इससे इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर अल्लाह का ख़ुसूसी फजल करम है, और जिस अंदाज में पहली, दूसरी और तीसरी लहर से निपटा गया, तो इंशाअल्लाह इसमें भी पाकिस्तान जो है वो सुरखरू होगा। और लोग एहतियात ज़रूर करें, सैनिटाइजेशन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दाम मज़ीद करने की ज़रूरत ज़रूर है, और पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि स्मार्ट लॉकडाउन जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे उतना अच्छा है, ताकि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। मुकम्मल लॉकडाउन जैसे कि हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उसके खिलाफ हैं, और कोशिश है उनकी कि इससे गरीब जो है वो बहुत मुतासिर होता है, और गरीब के मुतासिर होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए। दिहाड़ीदार मजदूर जो है उसका ख्याल रखा जाए, उसके लिए मुश्किलात ना खड़ी की जाएं। जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत के सिंध के इक़दाम का और हुकूमत का दूसरे सूबों की हुकूमतों से ताउन का, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिश यही है कि कोरोना के अंदर सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखा जाए, और यही कोशिश सिंध हुकूमत की भी नज़र आती है, यही कोशिश KPK और पंजाब हुकूमत की भी है, बलूचिस्तान हुकूमत की भी है। ये एक नेशनल क्राइसिस है, पूरे मुल्क में चौथी लहर आई है। ये डेल्टा वेरिएंट जो असल में इंडियन वायरस है, इससे बचाव के लिए लोगों को एहतियात करनी ज़रूरी है। ठीक है, हुकूमत अपने रिसोर्सेज में रहते हुए जितना कर सकती थी उतना कर रही है। अब बाकी जो जिम्मेदारी इंडिविजुअली तौर पर हम पे आती है कि हम किस तरह से ये जो SOPs है इसको लेकर उसको किस तरह से हम फॉलो करते हैं। क्या हम सोशल डिस्टेंस वाला जो रूल है उसको अपना रहे हैं, क्या हम ग्लव्स वेयर कर रहे हैं, क्या हम सैनिटाइज हो रहे हैं, क्या सबसे बड़ी बात हम वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, क्या हमें इस चीज का आइडिया है कि हमें अब वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, और ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद हम लोगों के ऊपर आयद होती है कि हमने इसको कितना सीरियस लेना है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सैयद शहबुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। फयाज बड़ाई साहब, आज की डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल-मशरकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।